देखो कम्युनिकेशंस का जो पार्ट 1 है जिसमें 5 चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर एक तरफ और रिमेनिंग 4 चैप्टर्स एक तरफ है, ध्यान रखना। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैं आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, उन क्वेश्चंस के अनुसार हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो रेगुलर बैच के अंदर मैं क्वेश्चंस लेता हूं उन्हीं में से मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। जस्ट सी ऑन द स्क्रीन ऑल ऑफ यू। फॉर एग्जांपल ये चैप्टर नंबर 1 है, एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मैं कहता हूं एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में ये 8 क्वेश्चंस है। मैं 1 मिनट दे रहा हूं सबको, जो क्वेश्चंस आप मुझे बोलोगे वो मैं टिक मार्क करूंगा। सी केयरफुली, यहां तक इसमें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कवर हुए। इस चैप्टर में इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। मैं यहां पे जरूर ऐड करूंगा साइलेंस के बाद कुछ और टर्म्स है, जैसे क्रोनेमिक्स है, प्रॉक्सिमिक्स है, उसके बाद साइन लैंग्वेज है, ऐसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये वाला ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैंने मार्क कर लिया, उसमें से सबका मैं आइडिया नॉलेज आपको दे दूंगा। और बोलो, एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ओके। और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, फाइन। एनीथिंग एल्स? चेकलिस्ट फॉर कंपोजिंग बिजनेस मैसेज, ठीक है, ओके। We'll start with elements involved in communication process. Now listen, communication इसको प्रोसेस क्यों कहते हैं? बिकॉज बगैर प्रोसेस के जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसको बकवास कहते हैं। मतलब क्या? कम्युनिकेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और कम्युनिकेशन के इस प्रोसेस में ऐसे कहते हैं 2 पार्टीज जरूर होते हैं, एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो सेंडर होता है ना, उसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया जनरेट होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया जनरेट हो रहा है, उस आइडिया को मैं एनकोड कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं एक मैसेज में, और उस मैसेज को एक चैनल के तहत रिसीवर तक पहुंचा रहा हूं। चैनल कैन बी ओरल और रिटर्न, चैनल कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल, चैनल कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल। मैं भी नॉन वर्बल भी यूज कर रहा हूं, याद है, वर्बल भी यूज कर रहा हूं, नॉन वर्बल भी। सो सुन लो, सेंडर, आइडिया, encode, message through a channel with the receiver will receive the message, decode the message, understand the message and give the feedback. Yes sir. So sir goes to the next point. No sir, repeat it again. So can I explain again? तो again कम्युनिकेशन के इस प्रोसेस में जब तक ये 7 एलिमेंट्स में, 8 एलिमेंट्स में फीडबैक कंप्लीट नहीं होता है, तब तक उस सेंडर ने अगले मैसेज को देना नहीं चाहिए। Otherwise the communication can become complicated. Communication can be complicated, or yes or no? Complex. So elements involved in communication process clear. Barriers to communication. सुनो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ. Now suppose we are using some layman language like Hindi and English. ये सबको समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है। अगर मैंने यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज शुरू कर दी या तमिल शुरू कर दी, तो यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आएगा, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आएगा। तो वहां पर कौन सा बैरियर हो जाएगा? लैंग्वेज बैरियर। तो कम्युनिकेशन के अंदर जब लैंग्वेज बैरियर होता है, लैंग्वेज बैरियर कैन अराइज ड्यू टू फॉल्टी ट्रांसलेशन ऑल्सो, एंड ड्यू टू वी कैन से कल्चरल डिफरेंसेस ऑल्सो। एक बंगाली जब महाराष्ट्र में आकर महाराष्ट्र के किसी लोगों से बात करे, उसे मराठी नहीं आती है, दैट बिकम्स अ बैरियर। सो हम कहते हैं सेमेंटिक बैरियर और लैंग्वेज बैरियर, ये अलग अलग उसके टाइप्स है, बट उसका मेन फोकस क्या होता है? एक ही शब्द के कई अर्थ निकलना, एक ही वर्ड के जब मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, या फिर डिनोटेटिव और कोनोटेटिव वर्ड्स को इस्तेमाल करना जिनका अक्सर लोग गलत अर्थ निकालते हैं। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन है, सेंडर कुछ बातों को अज्यूम करता है, रिसीवर वो समझ ही नहीं पाता। कई बार जब जोक होता है आपके साथ, अगर कोई स्ट्रेंजर खड़ा है, बोलता क्या हुआ, बोलता तुझे नहीं समझेगा, जानते, क्योंकि वो अनक्लैरिफाइड अजम्पशन है, वहां पर उसको बैरियर आ गया। अरे मैं जो बोलो समझ रहा क्या? लैंग्वेज बैरियर, सेमेंटिक बैरियर। लैंग्वेज में सिर्फ वर्ड्स नहीं आते, लैंग्वेज में साइंस भी आता है। और अक्सर देखो लैंग्वेज में साइंस, जब कोई स्ट्रेंजर को नहीं समझते ना, उसका रीजन होता है 2 दोस्त जो काफी अच्छे दोस्त है, उनका एक लेवल इस तरह से ट्यून मैच हो चुका है, वो नजरों में ही एक दूसरे को समझ जाते हैं।
और जब कोई जोक हो गया, जब कोई जोक हो गया, वो दोनों एक दूसरे की तरह हंसते, तीसरा बोलता क्या हुआ, बोला तुझे नहीं समझेगा। वाई? बिकॉज वहां पर लैंग्वेज बैरियर कौन सा हुआ, साइन का। अरे समझ रहा है कि नहीं? सेमेंटिक बैरियर के बाद सेकेंड बैरियर आता है, उसको हम कहते हैं फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर। सुनो, मैं सबको पढ़ा रहा हूं, सबको अच्छा भी लग रहा होगा शुरू शुरू में। मैं सुबह 7 बजे शुरू किया, शाम में 7 बजे तक पढ़ा रहा हूं। थोड़ी देर बाद इंफॉर्मेशन ओवरलोड, फिर आपको बाकी चीजें दिमाग में आना शुरू हो जाएगी, सर भूख लगी है एंड ऑल दैट। मतलब क्या, जब एक ह्यूमन बीइंग के, सुन लो, एक ह्यूमन बीइंग के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर किसी तरह का अनड्यू प्रेशर आएगा तो फिजिकल बैरियर बनना शुरू हो जाएगा। और फिजिकल के साथ साथ मैकेनिकल बैरियर कब बनता है, जब कोई मैकेनिकल डिवाइसेस की वजह से इंफॉर्मेशन जो दूर तक बैठा व्यक्ति है उस तक पहुंचता नहीं है, ड्यू टू डिस्टेंस, इट कैन बिकम अगेन मैकेनिकल बैरियर। फिजिकल मैकेनिकल बैरियर हो या पहला बैरियर लैंग्वेज बैरियर, ये दोनों ओवरकम हो सकते हैं। इसलिए आपको प्रॉपरली ध्यान देना है जब आप कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो, क्या इनकी वजह से तो बैरियर नहीं है, ये बैरियर ओवरकम करने हैं। और देखो ना, दो देशों के प्राइम मिनिस्टर जब आपस में बात करते हैं, एक जापानीज प्राइम मिनिस्टर, एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जापानीज नहीं आती है और उनको इंडियन नहीं आती फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों के बीच में लैंग्वेज बैरियर को एक ट्रांसलेटर होता है एंड द बैरियर इज ओवरकम ओवर देयर। तो बैरियर्स ऑफ दिस काइंड कैन बी ओवरकम। थर्ड बैरियर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये भी ओवरकम होता है। ऑफिस के अंदर एक लॉन्ग चेन ऑफ कमांड होना, एक पर्सन को इतने ज्यादा अलग अलग लोगों के ऑर्डर्स आते हैं ना, बैरियर बोलता किसकी सुनूं मैं, इसकी सुनूं, उसकी सुनूं या उसकी सुनूं, बैरियर। लॉन्ग चेन ऑफ कमांड हम कहते हैं। नंबर 2, प्रॉपर ऑफिस फर्नीचर ना होना, लेआउट ना होना। मैनेजर और जो क्लर्क है आपस में आजू बाजू में बैठे, क्लाइंट आके मैनेजर से बात कर रहा है, अब मैनेजर जो भी बोल रहा है वो क्लर्क को सुनने दे रहा है, क्लर्क जो भी बोल रहा है मैनेजर को सुनने दे रहा है। नो प्रॉपर फर्नीचर लेआउट, उसको भी बैरियर कहते हैं। ध्यान दो, फॉल्टी अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर कहते हैं उसे। देन जो हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनएप्रोप्रिएट मीडियम को यूज करना, वो भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। आपके किसी फेलो कलीग का बर्थडे, आप उसे जाके बर्थडे विश करो, 1 to 1 हैप्पी बर्थडे करो, अच्छी बात है। उसके सामने से आए, कैबिन में फोन लगाए, हैप्पी बर्थडे, यू हैव यूज्ड अ प्रॉपर मीडियम, नो। बोलेगा क्या आंकड़ू है साला, बाहर सामने से गया, विश नहीं किया और बाद में फोन लगा रहा है। और यस सुनो, यूजिंग इनएप्रोप्रिएट मीडियम इज ऑल्सो बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स ये भी ओवरकम होते हैं। बट जो लास्ट है ना, चौथा, वो ओवरकम करना किसी के हाथ में नहीं, वो आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में। मतलब आपका बैरियर आप ही ओवरकम कर सकते हो, उसे कहते हैं सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर। देखो जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं ना, अब देखो कुछ स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा ध्यान है, कुछ स्टूडेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कुछ स्टूडेंट बाकी की तरफ ज्यादा ध्यान रख रहे हैं कि दूसरे लोग ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, उसकी तरफ वो ध्यान रखते हैं। अब ये मेरे हाथ में है क्या, नहीं, ये आपके हाथ में। सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि कुछ लोगों का एक बिहेवियर होता है कि वो लोगों पर कितना भी हो ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, विश्वास किसी पर नहीं करेंगे, सगे संबंधी पर भी नहीं करेंगे, नंबर 1। कुछ लोग इमोशनल होते हैं, कुछ भी बोल दिया रोना शुरू, इमोशनल, वो बैरियर हो जाता है। लोग बोलते हैं इसको कुछ बोलो मत, उड़ता है। नंबर 3, कुछ लोग होते हैं एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है, मैं क्यों जाऊं, व्हाई आई शुड गो, आई एम द बॉस। सो एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब काम करते हैं ना, तो वो लोग नॉर्मली जो कई बातें भूल जाते हैं, पुअर रिटेंशन, विसरालु विनु, पुअर रिटेंशन स्किल्स। ये सारे बैरियर्स अगर ओवरकम करने हैं तो उसी इंडिविजुअल को करना है जिसके वो बैरियर्स है। और इसको लेकर जब क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट यू हैव टू कंक्लूड कि आउट ऑफ द वेरियस बैरियर्स, सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू ओवरकम। आई होप यू आर गेटिंग इट। एंड देन दैट आई विल से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो सब लोग मेरे पास ध्यान दो, मैं जब यहां पर आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूं, मेरे वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ मैं नॉन वर्बल वर्ड्स क्या कर रहा हूं, गेस्चर्स, बॉडी गेस्चर्स यूज कर रहा हूं ना, उसको किनेसिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? किनेसिक, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। और जितना वर्बल मैसेज इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही, मैंने कुछ बोला उसे नहीं, मतलब क्या हुआ, नॉन वर्बल मैसेज उतना ही इंपॉर्टेंट है। जितना वर्बल इंपॉर्टेंट है उतना ही नॉन वर्बल इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिकॉज नॉन वर्बल में कई बार नॉन वर्बल कम्युनिकेट फास्ट देन वर्ड्स। मैं अगर बोलूं ध्यान दो तो ध्यान नहीं होता, बट मैं ऐसा देखूं तो इमीडिएटली आता है, कुछ तो वाइब्रेशंस आते हैं ना उधर। तो नॉन वर्बल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और कहते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल गो बोथ गो हैंड इन हैंड। अब उन्होंने नॉन वर्बल में जब मैंने कहा किनेसिक्स मतलब बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी गेस्चर्स है, मैंने ऐसा किया। अगर मैं ये एयरपोर्ट पर हूं, किसी को ड्रॉप करने आया हूं, ऐसा क्या मतलब उसे मैं बाय, किसी को रिसीव करने आया हूं, ऐसा क्या मतलब वो आया है।
यस और नो, यस और नो. किसी को मैसेज देने की जरूरत नहीं. आई हैव कम, सो ये वेविंग ऑफ हैंड्स. देन आई विल से फुट टैपिंग. कुछ लोगों को आदत होती है. देन ड्रमिंग फिंगर्स, मगैम्बो, खुश हुआ. या फिर आपका कोई दोस्त है, आप बोलते हो क्या हुआ रे? नहीं कुछ नहीं हुआ. कुछ तो हुआ है. आपने कैसे पहचाना? उसके बॉडी लैंग्वेज से पहचाना. कई बार लोगों का एंगर, लोगों का नर्वसनेस, लोगों का फियर, लोगों का रिसेंटमेंट, एक्सट्रीम एंगर, ये सारा बॉडी लैंग्वेज से पहचाना जा सकता है. और वो कहते हैं किनेसिक्स एक ऐसा साइंस है जो आप शब्दों से बयां नहीं करते हो, वो बॉडी लैंग्वेज से बयां कर देते हो. सो इट कैन नॉट बी मास्क्ड. इसको आप छुपा नहीं सकते हो. बाकी आप समझदार हो. किनेसिक्स के बाद आगे है पैरालैंग्वेज. पैरालैंग्वेज, आप किसी से टेलीफोन पर बात करके देखो. टेलीफोन पर बात करो, आप जैसे वो अपोजिट पर्सन बोलता है आपको पता चलता है यस दैट पर्सन इज अ मेल या दैट पर्सन इज अ फीमेल. यू गेट टू नो. एक्सेप्शंस आर देयर बट यू गेट टू नो. यू गेट टू नो, यस और नो. मतलब किसी के शब्दों के, मतलब टेक्स्ट से, वोकल क्यूज से, क्या कहते हैं उसे, वोकल क्यूज से आप उसके जेंडर को पता कर सकते हो. कोई व्यक्ति जिस तरह से बात कर रहा है ना, उसके बैकग्राउंड से आप जान सकते हो. उसका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, एक बंगाली का बात करने का टोन अलग होगा, एक साउथ इंडियन अलग टोन में बात करेगा, बिकॉज इनके वोकल क्यूज अलग अलग ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से आते हैं. और हम कहते हैं वोकल क्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है? आपका टोन, आपका पिच वेरिएशन, आपका टोन का स्पीड, ये सारा इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग बात करो इतना फास्ट बोलेंगे, उसे बोलते एक बार फिर से बोल, क्या बोला तू? व्हाई? बिकॉज स्पीड इतना है बातों में. तो पैरालैंग्वेज अगेन नॉन वर्बल है. वो कहते हैं टेक्स्ट कैसे नॉन वर्बल है, उसके बात करने के तरीके से हम उसके बारे में समझ रहे हैं. सो दैट इज टेक्स्ट. नॉन वर्बल वी कैन से क्यूज, वोकल क्यूज. आर्टिफैक्चुअल लैंग्वेज, कुछ लोगों के पहनावों से, ड्रेस से हम उनका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, उनका सोशल बैकग्राउंड जान सकते हैं. कम्युनिकेशन बाय अपीयरेंस, ये आज के जमाने में आर्टिफिशियल लैंग्वेज काफी महत्वपूर्ण हो गया. कहते हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जैसे मल्टी कल्चरल डिफरेंसेस के लोग एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के, तो कई बार हम उसके वेशभूषा से, उसके पहनावे से पहचान सकते हैं इसका एग्जैक्टली बैकग्राउंड क्या होगा. आप अगर रास्ते से जा रहे हो, कुछ 6 फीट के हट्टे कट्टे नौजवान लेफ्ट राइट करते हुए, उनके शॉर्ट एकदम हेयर से, वो घूम रास्ते से वॉक कर रहे हैं, तो यू कैन मेक इट फ्रॉम मिलिट्री. उन्होंने आके आपको बोला मिलिट्री से नहीं. यू हैव मेड अ व्हाट जजमेंट एंड द जजमेंट प्रूव्स टू बी ट्रू. कम्युनिकेशन बाय अपीयरेंस, उनके पहनावे से आप जान सकते हो उनका बैकग्राउंड. देन प्रॉक्सिमिक्स, दो लोग कैसे बैठते हैं एक दूसरे के साथ, उससे उनका रिलेशनशिप समझ में आता है. आशीष ध्यान दे, दो लोग कैसे बैठते हैं उससे उनका रिलेशनशिप ध्यान में समझ में आता है. और ऐसा कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स में 4 लैंग्वेज है. एक जो स्पेस लैंग्वेज है ना, उसमें कहते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप, क्लोज्ड वन, जिसमें 0 इंचेस टू 18 इंचेस का डिस्टेंस होता है. देन होता है पर्सनल डिस्टेंस, फिर होता है सोशल डिस्टेंस, फिर होता है पब्लिक डिस्टेंस. अब 0 इंचेस टू 18 इंचेस ये क्लोज्ड वन फैमिली मेंबर्स के साथ होना चाहिए. उसके बाद पर्सनल डिस्टेंस हम कहते हैं ये अच्छे दोस्त, गुड फ्रेंड्स के बीच में होता है. पर्सनल डिस्टेंस 18 इंचेस के ऊपर होता है, बट वो ध्यान रखो 18 इंचेस के ऊपर गुड फ्रेंड्स. उसके बाद जो सोशल डिस्टेंस होता है ना, सोशल डिस्टेंस वो कैजुअल फ्रेंड्स के बीच में होता है. कैजुअल फ्रेंड्स कभी कभी मिलने वाले, सोशल डिस्टेंस. बट जो पब्लिक डिस्टेंस, एक मीटिंग में हो, किसी स्पीच को, किसी में क्लासरूम में हो, पब्लिक डिस्टेंस जो 12 फीट के ऊपर का होगा. आई होप इट इज क्लियर. बाकी आप समझदार हो. आशीष, यहाँ पे प्रॉक्सिमिक्स मैंने पढ़ा दिया. प्रॉक्सिमिक्स के बाद आगे हम आते हैं हैप्टिक्स में. अब देखो ये हैप्टिक्स है ना, हैप्टिक्स को हम कहते हैं टच लैंग्वेज. आप एक मदर जब अपना, उसका कोई बेबी रो रहा है और बेबी को उसने हाथ में ले लिया, बेबी रोना बंद. टच लैंग्वेज, बेबी को समझ में आ गया यस जो मुझे टच चाहिए वो मिल गया, आई एम नाउ हैप्पी. और यस सुनो, टच लैंग्वेज बहुत इफेक्टिव है, नॉन वर्बल टूल है. आप बड़ों के पैर छूते हो, क्यों? वहां पे आप पैर छू रहे तो बाहर होता है बाजू में. Why? He comes to know that he is giving blessings. Blessings के लिए आ रहा है, तो वो बोलता है ब्लेसिंग देगा ना. मतलब क्या, आपके उस तरीके से, आपके जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हो, उसके पैर छूने के लिए आप जब नीचे झुकते हो, अगेन आप उसे पैर छूने का रीजन क्या था? उसके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आप में जाए. ब्लेसिंग्स हम क्यों लेते हैं? Why we go to a temple and we take the blessings of God? वहां पे जो उनके पैर पादुका रखे होते हैं, उनके पैर, सर को माथा क्यों टेकाते हैं? ताकि वहां की पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी में जाए.
तिरुपति बालाजी के मंदिर में जब लोग जाते हैं ब्लेसिंग्स लेने, वहां के उस वाइब्रेशंस को वो महसूस करते हैं। तो इसलिए ब्लेसिंग्स के लिए हम अगेन गए, वो एक क्या है, हैप्टिक्स है, फिजिकल टच। आपके एक दोस्त का कोई रिश्तेदार जिसका डेथ हो गया है, आप दोस्त के यहाँ जाओ, उससे कोई बात मत करो, उसके नजदीक जाके बैठे, उसके सिर्फ पेट पर हाथ रखो, पीठ पर नहीं, पीठ पर तो उसे पता चलेगा कि आप उसके साथ हो। अरे यस और नो, और ऐसा बोलते हो खाया कि नहीं कुछ। आई होप यू गेटिंग इट। देखो मतलब अब हैप्टिक्स को लेकर जब अब इसको लेकर 2 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क के। ये जो नॉन वर्बल लैंग्वेजेस है ना, 4 मार्क का क्वेश्चन कैसे आएगा, 2 टाइप्स पूछेंगे आपको, एक होगा हैप्टिक्स, एक होगा प्रॉक्सिमिक्स। लिखो, सो 2 मार्क्स फॉर ईच। यू शुड बी इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन इट। एक एक टर्म से रिलेट करो। हैप्टिक्स के बाद है साइलेंस। साइलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। साइलेंस कैन बी जजमेंटल। साइलेंस से हम एक व्यक्ति के कैरेक्टर को, उसके पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर बार साइलेंट रह रहा है, इट इज नॉट गुड। साइलेंस पॉजिटिव कैसे होता है, व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली वंस, क्लोज्ड वंस, आपके पेरेंट्स आपको किसी बात को लेकर डांट रहे, आप साइलेंट हो, यू आर रिस्पेक्ट। आपका साइलेंट वहां पर उनके प्रति रिस्पेक्ट दिखा रहा है, भले आपकी गलती नहीं है, यू आर साइलेंट, मतलब यू आर शोइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम, दैट इज साइलेंट। आप क्लासरूम में हो, टीचर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आप साइलेंट हो, वो नेगेटिव साइलेंस है। टीचर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव साइलेंस। उसको रिस्पेक्ट नहीं कहते, उसे नेगेटिव साइलेंस कहते हैं। हाँ, टीचर आपको डांट रहा है, आप साइलेंट हो, रिस्पेक्ट, दैट इज रिस्पेक्ट। आगे क्रोनेमिक्स। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं 2 मिनट में आया, 2 मिनट में, 15 मिनट तक नहीं आते हैं। 2 मिनट में आया, आधा घंटा हो गया, 2 मिनट में, अरे उसके 2 मिनट मतलब बहुत टाइम लगता है। वाई? एक व्यक्ति का टाइम मैनेजमेंट स्किल, उसके पंक्चुअलिटी स्किल से उसका पर्सनैलिटी समझता है। लोग कहते हैं अरे भाई उसको आधा घंटा पहले बोल, मतलब वो टाइम पे आएगा। वाई? बिकॉज लोगों का अगेन उसके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, उसके बारे में जानते हैं ना, क्रोनेमिक्स। एंड देन द लास्ट वन, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज को हम कहते हैं, उसमें 2 टाइप्स है, एक ऑडियो साइंस है, दूसरा विजुअल साइंस है। जैसे एक फैक्ट्री में दोपहर का शिफ्ट चेंज हो रहा है, तो 3 बजे बराबर से अलार्म बजा, तो वी कैन से यहाँ पे जो एम्प्लॉयज काम करे, they come to know that now they have to go and the new employees are going to come। तो हम कह सकते हैं लोगों को पुराने जमाने में एक तरह का, हम कहते हैं राजा महाराजा के जमाने में जब आवाज होता था, एक हम कहते हैं ना, एक ड्रम्स बीट होते थे, तो वहां पर सब लोगों को मैसेज आता था कि एक जगह पर उस सेंट्रल लोकेशन पर आके इकट्ठा होना है। तो ये जो ऑडियो साइंस होते हैं ना, वो लोगों को एक जगह पर आने को लेकर क्या करता है, एक मैसेज देता है। आप रास्ते से जा रहे हो, एम्बुलेंस का जो अलार्म है वो भी एक सिग्नल देगा। ऑडियो साइंस, without knowing you can without talking to them you can come to know something important। विजुअल साइंस, रास्ते जा रहे हो, ट्रैफिक लाइट रेड येलो ग्रीन, विजुअल साइंस है, उससे आपको मैसेज मिला यू नीड टू स्टॉप व्हेन देयर इज रेड, और यस और नो। वी कैन से अगेन द नॉन वर्बल टूल्स है, साइन लैंग्वेज। सबको समझा है? ये सारे नॉन वर्बल एंड वर्बल मिला के क्या बनता है, कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। और उसके बाद ये जो लास्ट टर्म है, कंपोजिंग गुड बिजनेस मैसेजेस, मैं आपको बता दूं, सुन लो। जब मैं बिजनेस लेटर्स की ड्राफ्ट करता, बिजनेस मैसेज, मुझे इसको बहुत डिफिकल्ट नहीं करने का, चेकलिस्ट फॉर कंपोजिंग अ बिजनेस मैसेज, मतलब मुझे एक बिजनेस लेटर ड्राफ्ट करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। मुझे एक लेटर ड्राफ्ट करना है तो सबसे पहले मैं ध्यान दूंगा लेटर का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करूंगा। मतलब क्या, लेटर की शुरुआत में क्या होगा, लेटर की बीच में क्या होगा, लेटर की एंड में क्या होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंड का मैटर बीच शुरुआत में आ जाए। सो लेटर को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया, क्या शुरू में होना चाहिए, क्या एंड में। उसके बाद प्रॉपर फॉर्मेट, आउटलाइन किया, मेन पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स, कंक्लूजन, उसको आउटलाइन किया। मतलब मैं जब किसी बिजनेस मैसेज को ड्राफ्ट कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले उस मैसेज को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है। फिर मुझे देखना है ये लेटर का मैंने प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन किया, आउटलाइनिंग किया, अब ये लेटर मैं किसको दे रहा हूं, मेरा ऑडियंस कौन है, मेरा ऑडियंस को जो मैं लेटर दे रहा हूं वो एक गुड न्यूज या बैड न्यूज है, तो मेरा लेटर शॉर्ट होना चाहिए, मैसेज मस्ट बी शॉर्ट। अगर मैं किसी प्रोडक्ट की जानकारी दे रहा हूं, मेरा लेटर बड़ा होना चाहिए, इंफॉर्मेशनल। सो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड, आपको लेटर का क्या करना है, ड्राफ्ट चेंज करना है। ओके, तो मैंने एक बार लेटर को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर लिया, अब मैं लेटर का फर्स्ट ड्राफ्ट करूंगा, फर्स्ट ड्राफ्ट कॉपी बनाऊंगा। जो ड्राफ्ट कॉपी बनाऊंगा उसमें ध्यान रखूंगा मैं कौन सा स्पीच यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। मेरे ऑडियंस तक मुझे डायरेक्टली पहुंचना है, डायरेक्ट स्पीच। ऑडियंस को कोई चीज हम कह सकते हैं डायरेक्टली नहीं कहनी है, यू फील इट इज नॉट गुड इनफ, इनडायरेक्टली आप उसे कन्वे करो, यस और नो। तो आपका स्पीच ड्राफ्ट करते हुए उस बातों का ध्यान रखना है। आपका टोन जो है लेटर का,
अब ध्यान दो, टोन क्यों इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग में? बिकॉज अगर आप किसी आपके रिसीवर को मैसेज दे रहे हो कि जो कि गुड न्यूज है, बैड न्यूज है, तो आप उसे ये नहीं कहते वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, तो आपका टोन ही गलत होगा। वहां पर आपको कहना वी आर वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू, टोन चेंज हो गया ना। तो लेटर के ड्राफ्टिंग में टोन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो गया ना। अगर मुझे एक बिजनेस मैसेज ड्राफ्ट करना है, दो इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैसेज एंड दूसरा फॉर्मुलेशन ऑफ द मैसेज। क्या कहते हैं? फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में ड्राफ्ट आता है, टोन आता है, और आपका मैसेज उस रिसीवर तक जो कम्युनिकेट हो रहा है वो बराबर पहुंच रहा है कि नहीं, उसका आपको लेटर ड्राफ्टिंग में क्या कहते हैं? फॉर्मल क्लोज होता है। मतलब क्या? यूएस फेथफुली, यूएस सिंसियरली, ये फॉर्मुलेशन में ध्यान रखना है। मैसेज का रिसीवर कौन है उसके अनुसार वो चेंज होगा। सबको क्लियर है? चैप्टर नंबर 1 इज ओवर। इस चैप्टर का मैं आपको कहूं इंपॉर्टेंस इस प्रोब से भी समझेगा आपको। I'll not communicate, I'll communicate in non-verbal way. You can read and you can understand. Then, chapter number 2, मैं मानता हूं कि ये चैप्टर मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। So I always, I'm very happy when I teach this chapter because this chapter focuses on interpersonal communication and interpersonal skills. अगर मैं कहूँ इस चैप्टर में कहने के लिए 6 क्वेश्चंस है, ये 5 शॉर्ट नोट्स, और वो पहला इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बट जिसको भी अपने लाइफ में वाकई में कुछ बदलाव लाना है, उसने इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को इन डेप्थ पढ़ना है। वर्चुअल स्टूडेंट ध्यान दो, अगर वाकई में सिर्फ सीए के अलावा लाइफ में कुछ और करना है, एक अच्छा इंसान बनना है ना, ये चैप्टर आपके लिए है। मैं मानता हूं कि मैं सीए सीएस डिग्री लिया हूं, एमकॉम किया है, एमए इंग्लिश किया है, बट ये सब एक साइड में, क्वालिफिकेशन अदर साइड। अगर मैं ये फॉलो नहीं कर सकता, आई एम नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग इस चैप्टर में। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्विकली। आप मुझे बोलोगे मैं एक टॉपिक पर, एक क्वेश्चन पर 2 घंटा बोल सकता हूं, सो मुझे आप बोलो, जो बताओगे वही मैं एक्सप्लेन करूंगा। मुझे पूछा गया क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल कोशेंट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस। So see, we can't go to this chapter in detail now. तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पूरे चैप्टर का समरी आपको देता हूँ। You'll understand very simple. क्या होता है? देखो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बाद में आता है, पहला आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। मतलब क्या? इंटरपर्सनल स्किल किसे कहते हैं? अगर देखो, ये आपको पता चल जाएगा, आपके घर में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा अगर व्यक्ति है जिसके पास जाकर आप आपके प्रॉब्लम्स दूर करवा सकते हो, आप उनके साथ बैठकर आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हो, आप अगर किसी भी व्यक्ति को रिलेट कर सकते हो, तो आपको ये समझना है उस व्यक्ति के इंटरपर्सनल स्किल्स काफी अच्छे हैं। और ध्यान रखना, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होना मतलब क्या? आपके पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, आपके पास किसी भी तरह के डिसीजंस कितने भी डिफिकल्ट क्यों ना वो लेने की काबिलियत होती है। और ये किस पर्सन के पास हो सकते हैं? इंटरपर्सनल स्किल्स उसी पर्सन के पास हो सकते हैं जिसके पास 4 फैक्टर्स है। मतलब उसके पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, उसके पास एक्टिव लिसनिंग है, उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये चारों फैक्टर्स जिस व्यक्ति के पास होंगे ना, उसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स होंगे। अब मैं कहता हूं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन उसके पास होना चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है? हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जब आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हो ना, एक प्रिंसिपल जो हर वक्त ध्यान में रखना है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हर बार इनएस्केपेबल है। मतलब क्या? द वेरी अटेम्प्ट नॉट टू कम्युनिकेट समथिंग। आपको किसी ने मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया, उसने सेकंड मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया, इट मींस यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट हिम, यू डोंट वांट टू रिप्लाई। अगर आप एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हो, तो आपको ये समझना है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कोई आपको रिप्लाई कर रहा है, मैसेज कर रहा है, यू नीड टू कम्युनिकेट हिम, बिकॉज अदरवाइज यू आर गिविंग अ रॉन्ग मैसेज। इट इज इनएस्केपेबल। नंबर 2, इट इज इरिवर्सिबल। शब्दों को इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचो, बिकॉज वर्ड्स वंस स्पोकन कैन नॉट बी टेकन बैक। इरिवर्सिबल होता है। नंबर 3, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। ये कब होता है? जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को नहीं जानते ना, तब कॉम्प्लिकेटेड बनता है। तो जब आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो, पहले रिसीवर को समझो। अगर रिसीवर को नहीं समझोगे कौन है वो, कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएगा। अब सोचो ना, जितने भी स्ट्रीट फाइट्स होते हैं, स्ट्रीट फाइट
गाड़ी बीच में आ गई, वो उतरा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, बोलता तू जानता नहीं मैं कौन हूं। नहीं जानते इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और ये सुनो, अगर आप देखो ना ऐसा ही सेम हुआ, गाड़ी आपका सिग्नल पे किसी को डैश करने वाला है, आप उतर गए एकदम गुस्से गुस्से में, आप देखते हो आपके सर सामने, अरे सर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सर जाओ, कोई दिक्कत नहीं सर, थोड़ा ध्यान लगा के आप निकल गए। व्हाई? बिकॉज आप जानते थे वो कौन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कॉम्प्लिकेटेड कब बनता है? जब दो पार्टीज एक दूसरे को नहीं जानते। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में उसे कॉम्प्लिकेट मत करो। 3 प्रिंसिपल अभी तक बताया। पहला, वो इनएस्केपेबल है। दूसरा, इरिवर्सिबल है। तीसरा, वो कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। और नंबर 4, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हर बार कंटेक्सचुअल होता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको कम्युनिकेशन मैसेज चेंज करना है। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट क्लास में एकदम सर की तरफ ध्यान देंगे, एकदम आदर्श स्टूडेंट, आइडल, मैं आदर्श स्टूडेंट हूं, एकदम गाय की तरह बैठते हैं, यस सर। जैसे घर में जाएंगे, आई जवाला वार्ड, इनका जो टोन है चेंज हो जाता है, बिकॉज ये कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो वहां पर ये डोमिनेटिंग होते हैं, ये वहां पर एक अलग लोग, बिकॉज उनकी एक्चुअल वहां पर सारी पोल खुली हुई थी, तो अपना लेवल बराबर कंफर्ट जोन में। यहां पर एकदम आदर्श आइडल स्टूडेंट। व्हाई? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अपने मैसेज को साइकोलॉजिकल नीड्स के अनुसार चेंज करते हैं। कुछ लोगों को इतनी बोलने की आदत है ना, उनको पर क्लास में हो, कॉरिडोर में हो, बाहर रास्ते में हो, वॉक कर रहे हो, तो भी कान में ईयरफोन कंटिन्यू चल ही रहा है, कंटिन्यू साइकोलॉजिकल नीड्स, बोलने की आदत है। कुछ लोग क्लास में हो, घर में हो, किधर भी हो, बात ही नहीं करें, एकदम चुप। बिकॉज ह्यूमन बीइंग के साइकोलॉजिकल नीड्स और डिजायर्स पर भी कम्युनिकेशन है। सो कीप दैट इन माइंड। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के जो 4 प्रिंसिपल्स है मैंने बताया। 4th प्रिंसिपल क्या बताया? अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। फिर बोलो, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, देन इरिवर्सिबल एंड इनएस्केपेबल। अगर आप इन चारों को फॉलो करोगे तो आपका इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होगा? अच्छा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा होगा। बट सिर्फ ये करके नहीं चलता है। आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये आप मजबूत कर लोगे, आपको उसके साथ ही साथ एक्टिव लिसनिंग करना होता है। देखो, लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग में फर्क है। सुनते सब है, एक्टिव लिसनिंग किसे कहते हैं? एक्टिव लिसनिंग में जब स्पीकर बोल रहा है आप सुन रहे हो, लिसन, यू आर लिसनिंग, दैट इज यू आर लिसनिंग। देन आफ्टर लिसनिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग, you are enjoying and you are learning. When you are listening, understanding, enjoying and learning, it is active listening. आप देखो, टेलीफोन पे जब आप किसी से बात कर रहे हो, वो अपोजिट पर्सन वहां से बोल रहा है, ही इज अ स्पीकर, यू आर अ लिसनर। आप एक्टिव लिसनिंग करते हो अनजाने में, आपको पता भी नहीं चलता। वो जब वहां से बात कर रहा है, आप बीच में कहते हो अच्छा, यू ट्राई टू रिएक्ट, कुछ वर्ड्स बीच में यूज करते हो ना, उसको एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। क्यों? एक्टिव लिसनिंग में लिसनर हर बार स्पीकर को ये मैसेज देता है कि वो सुन रहा है, कुछ ना कुछ अपने बॉडी लैंग्वेज टर्म्स यूज करके बता रहा है। आप सोचो, वहां से वो बात कर रहा है, आप लेके बैठे हो, वो बोल रहा है, आप 2 मिनट में बोलता है ना। व्हाई? बिकॉज आप एक्टिव लिसनिंग में इन्वॉल्व नहीं हो। और अगर आप एक्टिव लिसनिंग करते हो तो ही स्पीकर के प्रति आपका रिस्पेक्ट दिखता है। तो एक्टिव लिसनिंग के कुछ गाइडलाइंस है जो हर एक ने पता फॉलो करनी चाहिए। स्पीकर की आंखों में आंखें नजरें रखकर आप ध्यान दो। नंबर 2, स्पीकर के उन बातों को आप प्रॉपर्ली समझो पहले। अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी का वेट करो, जब स्पीकर आपको मौका देगा उस वक्त आपके ओपिनियंस शेयर करो। और अगर आपको लगे कि ओपिनियन अभी नहीं हुई, कैन अगेन आस्क द स्पीकर व्हेन यू आर आफ्टर द मीटिंग और आफ्टर दैट पब्लिक सेमिनार और ऑफ दैट क्लासरूम इज ओवर, आप जाके आपके ओपिनियंस फिर से शेयर कर सकते हो। उन्होंने कहा एक्टिव लिसनिंग करने से, एक्टिव लिसनिंग में इन्वॉल्व होने से आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होता है, आपके एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस चेंज होते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर आप एक एक्टिव लिसनर बनते हो, वहां पर आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ता है। बिकॉज लोगों को सुनने वाले लोग ज्यादा पसंद है, ज्यादा से ज्यादा सुनाने वाले। तो एक्टिव लिसनिंग के अपने अपने फायदे, ध्यान दो, मैं जो बोलो ध्यान दो। एक्टिव लिसनिंग, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये सब किस में आएंगे? इंटरपर्सनल स्किल्स में। 2 वे। 3rd है क्रिटिकल थिंकिंग। एक्टिव लिसनिंग कर लिया, सब सुन लिया, अब आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना है। क्योंकि उस व्यक्ति को जिसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया उसने, पहले कम्युनिकेशन में आया इंटरपर्सनल, फिर एक्टिव लिसनिंग कर लिया, अच्छा उसका क्या प्रॉब्लम है सुन लिया, अब वो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, अच्छा तेरा ये प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो एक क्रिटिकल थिंकर क्या करता है पता है? सबसे पहले एनालाइज करता है, मतलब क्या, स्टडी करता है। एनालाइज करके
अलग अलग ऑप्शंस को इवेल्युएट करता है, मतलब अलग अलग रीजंस ढूंढता है, अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के। उन अलग अलग सॉल्यूशंस को ढूंढने के बाद एक बेस्ट सॉल्यूशन को इवेल्युएट करता है, और देखता है क्या इस सॉल्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, अगर हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को डिसीजन में लेकर आएगा। मतलब क्या, एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है। कैसे? सीआईडी का टीम जब किसी मर्डर मिस्ट्री को रिजॉल्व करता है तो क्रिटिकल थिंकिंग करता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, स्टडी करते हैं, फिर अलग अलग कौन इसके कल्प्रिट हो सकते हैं, गिल्टी लोग, मुजरिम लोग, उनको इवेल्युएट करते हैं, फिर उनमें से जो गिल्टी हो सकता है उसका बेस्ट गिल्टी जो होगा, उस बेस्ट गिल्टी हो गया ना, मतलब जिसके ऊपर ज्यादा उनका शक होगा उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जाएगा, फिर देखिए क्या ये वाकई में कल्प्रिट है, अगर है उसको पकड़ा जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के लिए एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है ऑब्जर्वेशन स्किल्स। और ये कब काम में आता पता है? जब किसी इंटरव्यू में जाते हो ना, 4 लोग का पैनल है, 3 लोग क्वेश्चन पूछते, एक जन कुछ नहीं पूछता है, बाहर आके लोग कहते हैं यार मुझे तीनों नहीं क्वेश्चन पूछा, एक ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि एक सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहा था। और वो जो ऑब्जर्व करते रहता है ना, वो आपके बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है, आपके बात करने के तरीके को ऑब्जर्व करता है, और वो ये क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छा उसके पास क्वालिटी होता है, इसलिए उसको ऑब्जर्वेशन क्वालिटी दिया जाता है, उसको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए रखा जाता है। वो ऑब्जर्व करते रहता है ये बंदा कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। ध्यान दो, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, प्रेडिक्शन स्किल्स, हम कहते हैं एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, न्यू थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग स्किल्स, ये सारे अच्छे क्रिटिकल थिंकर की निशानी होती है। और अच्छे क्रिटिकल थिंकर के क्वालिटीज में वो हर बार ओपन माइंडेड होगा, सामने वाले पर्सन के ओपिनियंस सुनेगा, वो अपने एक्सपीरियंस को हर वक्त यूज करेगा, वो एक मैच्योर्ड क्या लेगा, थिंकिंग रखेगा, मतलब वो किसी भी बात पर जल्दी कंक्लूड नहीं करेगा जब तक उसका माइंड उसे सेटिस्फाई ना करे। ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। और उसके बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप एक अच्छे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप एक अच्छे एक्टिव लिसनर हो, आपके पास अच्छे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, बट अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, ये सब जीरो, इन सब का कोई महत्व नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस इन सब में मैं कहूंगा अहम है। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जैक्ट मीनिंग समझना है तो क्या, एक व्यक्ति जो खुद को समझता है, सुन लो, खुद के इमोशंस को समझता है, वो व्यक्ति फिर दूसरे के इमोशंस को भी समझता है और उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट करता है। क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है। और जब रिस्पेक्ट करता है ना, तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, काबू करता है। उसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस 3 लेवल पर होता है। पर्सनल लेवल, देन इट इज वन टू वन, एंड देन इज वन टू मेनी। सुन लो, एक व्यक्ति जब सिर्फ खुद को समझता है, खुद के नीड्स को समझता है, खुद के हम कह सकते हैं इमोशंस को समझता है, वो बाकी दुनिया से कुछ नहीं समझता है, हम कहते हैं पर्सनल मास्टरी है उसका, वो खुद को बहुत अच्छी तरह समझता है। और दुनिया ऐसे व्यक्ति को सेल्फिश कहती है। क्या कहती है? सेल्फिश, बिकॉज इसको सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, हर वक्त ये खुद के बारे में सोचेगा। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस के सिर्फ पहले लेवल पर है, और ये लोग जिंदगी में कभी ग्रो नहीं हो पाते, बिकॉज दे आर ओनली पर्सनल मास्टरी। अगर आपको लाइफ में ग्रो होना, देखो मैं आपको बाद में बताता हूं, सेकंड लेवल जो है ना, 1 to 1, ये लोग क्या होंगे, जब 2 लोगों के साथ होंगे ना, ये दूसरों को भी समझेंगे, उनके इमोशंस को समझेंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे, कई बार कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उनको और कैसे ग्रोथ ला सकते हैं उनके लिए हेल्प करेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में आप उनके इमोशंस को क्या कर रहे हो? रिस्पेक्ट कर रहे हो। थर्ड लेवल, 1 to anyone, आप किसी भी लोगों के साथ रहोगे ना इस थर्ड लेवल में, तो थर्ड लेवल में आप किसी भी लोगों को ताकत दे सकते हो। जिनके साथ भी रहोगे ना, उनको आप पॉजिटिव फील कराओगे, आप हर वक्त उनको, उनकी इमोशंस को समझोगे। मतलब ये नहीं कि आप हर बार कॉम्प्रोमाइज करोगे, आप उनको जो स्पेस देना चाहिए वो देते हो। मैं हर वक्त कहता हूं, जो व्यक्ति तीनों लेवल्स को क्रॉस करता है ना इमोशनल इंटेलिजेंस के, वो एक संत महात्मा हो जाता है। क्योंकि वो देखो ना, जो किसी भी धर्म के आप धर्म गुरु हो, आप धर्म गुरु लोगों के पास जाओ, उनसे जाके बात करो, कोई भी व्यक्ति जाके बात करे ना, वो अच्छा ही महसूस करेगा, यार कितने अच्छे हैं ना। वाई? बिकॉज वो लोग तीनों लेवल्स क्रॉस कर चुके हैं, उनका सेल्फिशनेस कोई रहा नहीं है, दे हैव गॉट दैट सेल्फलेस एटीट्यूड। नाउ दे हैव जस्ट गॉट, हम कहते हैं द आर्ट ऑफ गिविंग इज देयर। फर्स्ट जो होता है ना लेवल, उसमें आर्ट ऑफ टेकिंग होता है, एंड लास्ट लेवल में आर्ट ऑफ गिविंग होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का हम कहते हैं अलग अलग लीडर्स, देखो आप, बराक ओबामा जो भी प्रेसिडेंट थे, why Donald Trump is opposed as a presidential candidate? Because he's not an emotionally intelligent person. Why Barack Obama was supported even if he was a black person? Because he was an emotionally intelligent person. Why Mahendra Singh Dhoni will always be missed? Why people feel little bit of discomfort under Virat Kohli? Because as compared to Virat Kohli, Mahendra Singh Dhoni is more emotionally intelligent. Virat Kohli is in the process, he is getting emotionally intelligent. But हम लोग
ये बता दूं, सक्सेसफुल लीडर्स, ऐसा उन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, वही पर्सन सक्सेसफुल होता है जिसके पास हाई EQ है, भले लेस IQ है। बट जिसके पास बहुत हाई EQ है, सॉरी IQ है बट लेस EQ है, इमोशनल क्वोशंट है, वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। बिकॉज हर वक्त वो एक चीज से जो मार खाएगा वो होगा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का वो पॉइंट कहता है, अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है तो आपके पास पर्सनल स्ट्रेंथ होना चाहिए, पर्सनल कॉम्पिटेंस एंड सोशल कॉम्पिटेंस, मतलब आपके पास पर्सनल सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। सोशल कॉम्पिटेंस में आपने एज ए लीडर अच्छे क्वालिटीज फॉलो करनी चाहिए। यू मस्ट बी ए चेंज कैटलिस्ट, ऐसे अलग उन्होंने पॉइंट्स दिए। सबको क्लियर है? और एक चीज जो इस चैप्टर का प्रोवर्ब है, उन्होंने कहा है अगर आपको आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ये सारे क्वालिटीज लाने हैं तो एक ही टेक्निक है, दिल से उन टेक्निक्स को फॉलो करो, आप में वो टेक्निक्स आ जाएंगे। बिकॉज दिस आर नॉट लर्न फ्रॉम बर्थ, दिस आर ऑलवेज ग्रूम्ड व्हेन यू ग्रो अप एज अ एडल्ट पर्सन, दिस कैन बी ग्रूम्ड। क्लियर है? चैप्टर इज ओवर। यस, द थर्ड चैप्टर ग्रुप डायनामिक्स, इसमें क्विकली आई से ये जो शॉर्ट नोट्स है यहां पर स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज ध्यान दो फटाफट। ग्रुप डायनामिक्स में ये जो 8 शॉर्ट नोट्स दिए है, चैप्टर का नाम है ग्रुप डायनामिक्स। प्रोवर्ब दिया 2 हेड्स आर बेटर देन 1। क्विकली टेल मी, ग्रुप डायनामिक्स बोलो। क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस यू फील दैट आई शुड एक्सप्लेन यू, है तो बोलो, नहीं तो नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं कि होना ही चाहिए। कंसेंसस बिल्डिंग यू वांट, ओके। इन्फ्लुएंसिंग एंड परsuasion स्किल्स, ओके। आई फर्स्ट स्टार्ट विद कंसेंसस बिल्डिंग। सुनो एक चीज ध्यान दो, कंसेंसस बिल्डिंग और ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों में अंतर है। जब अलग अलग मल्टी लेवल डिस्प्यूट्स होते हैं, ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व है, 2 से ज्यादा लोग डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, तो हम उस जगह कंसेंसस बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है। मैं इसमें अक्सर एग्जाम्पल देता हूं, वो एक मूवी, बॉलीवुड का मूवी था, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, दोबारा वाला नहीं, पहले वाला, जिसमें अजय देवगन सुल्तान मिर्जा का रोल प्ले करते हैं। वहां पर मुंबई के जितने भी वो सारे डॉन लोग होते हैं अलग अलग एरिया के, अंधेरी, बोरीवली, कालीली, वो एक दूसरे से लड़ते होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के एरिया में घुसकर एक दूसरे को तकलीफ देते हैं। अजय देवगन सबकी मीटिंग कॉल करता है और कहता है हम सबका कॉमन दुश्मन कौन है? पुलिस। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हमारा नुकसान होगा, तो लेट अस डू अ कंसेंसस। एक कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं कि कोई एक दूसरे के एरिया में नहीं आएगा। और इस कंसेंसस बिल्डिंग प्रोसेस को कैसे करना होता है ध्यान दो। वो कहते हैं कंसेंसस बिल्डिंग का एक प्रॉपर स्टेप है, प्रोसेस है। देयर आर सम 7-8 स्टेप्स। लिसन, अगर आपको कंसेंसस बिल्डिंग के लिए अपॉइंट किया गया, कुछ 4 लोगों के बीच में या 10 लोगों के बीच में आपको सुलह करानी है, कंसेंसस बिल्ड करना है, सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव लेकर आना है, तो नंबर 1 आप सबसे पहले किस बात को लेकर प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो। तो हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आप ढूंढते हो कौन वो लोग हैं जो कंसेंसस बिल्डिंग के लिए आपके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। यू आइडेंटिफाई द पार्टिसिपेंट्स फॉर दैट कंसेंसस बिल्डिंग। नंबर 3 यू कन्वीन अ मीटिंग, उनकी मीटिंग कॉल करते हो तुरंत। मीटिंग कॉल करने के बाद मीटिंग हेल्ड होने से पहले मीटिंग का प्रोसेस डिजाइन करते हो। मीटिंग का प्रोसेस डिजाइन हुआ, मीटिंग स्टार्ट हुआ। मीटिंग स्टार्ट होते ही सबके सामने जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनके सामने जो प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस के लिए रख दोगे और हर एक से सोल्यूशन ढूंढोगे। मतलब यू विल डिफाइन द प्रॉब्लम एंड फॉर एनालिसिस हर एक व्यक्ति जो उसमें आया है मीटिंग में वो उस प्रॉब्लम को लेकर अपना अपना सोल्यूशन देगा। जब सबसे सोल्यूशन लिया जाएगा उस सोल्यूशन को प्रॉपरली क्या किया जाएगा, पहले सबके कंसेंट से अप्रूवल के लिए रखा जाएगा। मतलब सबके सामने पहले रखा जाएगा, सब लोग अगर उस सोल्यूशन को अप्रूवल देते हैं, कॉमन सोल्यूशन को, जो सोल्यूशन अप्रूव होगा उसे फाइनली इंप्लीमेंट किया जाएगा। नॉर्मली जो लोग कंसेंसस बिल्डिंग में आते हैं और सबसे सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन इज नेवर टेकन ओरली बिकॉज उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, इट इज ऑलवेज टेकन इन राइटिंग। जब कॉमन एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आएंगे सबके सामने उन सॉल्यूशंस को पढ़ा जाएगा और कहा जाएगा कौन से सॉल्यूशन को आप एक्सेप्ट करते हो, गिव इट। जिस सॉल्यूशन पर मैक्सिमम लोग एग्री होते हैं उस पर एग्रीमेंट बनेगा और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस तरह से कंसेंसस बिल्डिंग होता है जिसमें एंड में डेफिनेटली सॉल्यूशन निकलता है। बिकॉज जो लोग आते हैं ना वही सॉल्यूशन देते हैं और उनमें से एक सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। कंसेंसस बिल्डिंग एंड देन इन्फ्लुएंसिंग एंड परsuasion स्किल्स। इसको मैं 1 मिनट में समझाता हूं। इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स में हम कहते हैं 3 तरह की क्वालिटीज होती है, 3 स्किल्स है इन्फ्लुएंसिंग में।
जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लो, विल अंडरस्टैंड। हम लोग हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ना कभी इन्फ्लुएंस करते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बिल्डिंग से नीचे उतर रहे हो और आपके नेबर का कोई बच्चा है, चल तुझे टॉफी देता हूँ, चल मेरे साथ, यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस हिम। इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स आपके साथ आपके पेरेंट्स कैसे करते हैं? पेरेंट्स आपको कहते हैं, बेटा एग्जाम नजदीक आ रही है, बेटा पढ़ाई करो ना बेटा प्लीज, बेटा तुम अच्छे बच्चे हो ना, पढ़ाई करो, देखो तुम्हारे दोस्त भी पढ़ाई करे, तुम भी करो। वो एकदम रिस्पेक्टफुल वे में करेंगे, क्योंकि बेटा एकदम आदर्श आइडल क्या है, लड़का या लड़की है। बट कुछ पेरेंट्स को पता होता है लातों के बुत बातों से नहीं मानते, तो रिस्पेक्ट को छोड़ देते। तेरे को बोला ना एक बार पढ़ाई कर, इधर उधर घूमते रहता है, घूमते रहती है, बंद, सब बंद, तेरा व्हाट्सएप मोबाइल सब बंद, सिर्फ पढ़ाई कर। कमांडिंग वे में क्या करना है? इन्फ्लुएंस करना। पहला क्या कहा? रिस्पेक्टफुल वे। दूसरा कमांडिंग वे। तीसरा, ये दो दोस्त एक दूसरे के साथ करता है मैनिपुलेटिव। मेरे पापा का फोन आएगा ना, बोलना मैं तेरे साथ था, वरना मैं तो गया। देख तेरे भी अगर मदद लगेगी ना तो मैं भी तुझे हेल्प करूंगा। बोलता यार मेरे को भी लग सकती है मदद, पापा का फोन आता है, वो मेरे साथ ही था अंकल। वाई? ये क्यों इन्फ्लुएंस हुआ? बिकॉज इसने उसको मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट ऐसे किया कि कल को अभी तू मुझे हेल्प कर, इन फ्यूचर तुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुझे हेल्प करूंगा। वो इन्फ्लुएंस हो गया बिकॉज यू मैनिपुलेट एवरीथिंग। तो ये तीसरा स्किल होता है मैनिपुलेशन में, जब आप डर क्रिएट करते हो अपोजिट पर्सन के मन में। आर यू गेटिंग? और उसके बाद पर्सुएशन स्किल, प्रिंसिपल ऑफ पर्सुएशन में हम कहते हैं पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन। हम उस व्यक्ति को ज्यादा मदद करना चाहते हैं जिस व्यक्ति ने हमारी मदद की। अगर बगैर किसी ने मदद की अगर हम उनकी मदद करें तो उसे कन्विंसिंग स्किल नहीं कहते, उसे हम कहते हैं यू हैव दैट जनरोसिटी, प्रिंसिपल ऑफ जनरोसिटी, आर्ट ऑफ गिविंग। बट अगर हमारी कोई मदद कर रहा है और हमने हमारी मदद की है पास्ट में, तो हम कन्विंस हो जाते हैं यार उसकी जरूरत है, अभी हमें मदद करनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन, द फर्स्ट वे ऑफ कन्विंसिंग पीपल, गिव एंड टेक। इसलिए हम कहते हैं जितना आप आपके एकेडमिक करियर में जहां पर भी आप जाते हो, लोगों की जितनी हेल्प कर सकते हैं हेल्प करो। कौन व्यक्ति लाइफ में कौन से मुकाम पर आपको कब काम में आएगा आपको भरोसा नहीं और पता नहीं, बिकॉज लाइफ इज ऑलवेज बेस्ड ऑन दैट गिव एंड टेक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन। देन सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी, जिससे लोग कन्विंस होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी में हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास जो नहीं होता है ना, हम उस चीज को जल्दी मतलब हमारे पास पाना चाहते हैं, तो हम डर होता है कोई और अगर वो चीज ले लेगा तो लोग कन्विंस होते हैं नहीं यार हम खरीद लेते हैं। मतलब ये अक्सर बिजनेस में होता है, गुड्स को लेकर, अक्सर गुड्स को लेकर होता है। एंड देन लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब क्या? जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिनको हम आइडल मानते हैं हमारे फील्ड का या हमारे उस थॉट्स का, और अगर उस आइडल व्यक्ति ने कुछ कह दिया हम कन्विंस हो जाते हैं, यार उसने बोल रहा है मतलब सही है। तो लोग तीन बातों से कन्विंस होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन से, प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी, और तीसरा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। इज इट क्लियर? चैप्टर इज ओवर। एंड लास्ट जो दो चैप्टर्स है ना, मैं कहूंगा उसमें हार्डली दो क्वेश्चंस है, 2-3 क्वेश्चंस। ये जो 4 चैप्टर है ना, एथिकल कम्युनिकेशन, दोस्तों हम एथिक्स देख चुके हैं। सुन लो, इस एथिकल कम्युनिकेशन में सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल कम्युनिकेशन पूछा है। इन शॉर्ट आप बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स लिखना है। बिजनेस में एथिक्स फॉलो करने से क्या फायदा होता है, वैसे एथिकल कम्युनिकेशन का क्या फायदा होगा? गुडविल बढ़ेगा, एम्प्लॉयज का मॉरल मोटिवेशन आया होगा, डिसीजंस अच्छे होंगे, प्रॉपर प्लानिंग होगा एंड ऑल दैट। देन एथिकल डायलेमा हम एथिक्स में भी देख चुके। अब यहां पर क्या है का डायलेमा सुन लो। जब आप कम्युनिकेशन करते हो ना, कम्युनिकेशन में क्या डायलेमा आता है? कम्युनिकेशन में डायलेमा ये आता है जो आप बात कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कौन सी बात सीक्रेट रखनी है, कौन सी बात कम्युनिकेट करनी है, इसको लेकर डायलेमा होता है ऑर्गेनाइजेशन में। नंबर 2 डायलेमा और कहां पे आता है? सुन लो, डायलेमा आता है आप जब शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, आप शब्दों का प्रयोग जो कर रहे हो वो शब्द ऐसे वेग और मीनिंगलेस वर्ड नहीं होने चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए आपके शब्दों में। नंबर 2, आप जब कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो तो आपकी कम्युनिकेशन में किसी भी तरह का झूठ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लाइंग शुड नॉट बी देयर। आप डायलेमा में हो, अरे यार ये बात झूठ है कि सच है मुझे पता नहीं, मत बोलो। रूमर्स एंड गॉसिप्स में इन्वॉल्व नहीं होना कम्युनिकेशन करते हो, ये भी एक डायलेमा है। कई बार हम अनजाने में इन्वॉल्व हो जाते। उनका कहना है जो भी एथिकल डायलेमास दिए उनको अगर आपको ओवरकम करना है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक चीज का हर वक्त ध्यान रखना है, आपके मॉरल वैल्यूज को स्ट्रांग बनाओ। आप हर बार डरो, लीगल कंसेशन होना चाहिए। मतलब क्या? आप अगर मॉरल वैल्यूज स्ट्रांग बनाओगे, लीगल बातें, लीगल इंप्लीकेशंस क्या क्या होंगे वो अगर आप समझोगे तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। उन्होंने कहा है ऐसा अगर आपको करना है तो आप जब भी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हो ना, आपका मैसेज एक्यूरेट रखो, ज्यादा बड़ा चढ़ा के मत करो।
आपका मैसेज सिंपल रखो, उसमें सच्चाई रखो, आपके बातों से रिसीवर को सच्चाई समझनी चाहिए, उसे लगना चाहिए आपकी बातों पर ट्रस्ट करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोग उनकी बातों पर ट्रस्ट ही नहीं करते। नहीं नहीं, उसने बोला ना, आई डोंट बिलीव, बिकॉज उनका इस तरह का कम्युनिकेशन पास हो चुका होता है कि लोग उनकी बातों को ट्रस्ट ही नहीं करते। तो ये सारी बातों को अगर आप फॉलो करोगे तो कम्युनिकेशन में आपकी बातों को रिसीवर क्या लेगा, सीरियसली लेगा। एथिकल डायलेमास को ओवरकम करने के लिए गाइडलाइंस फॉलो करो। आई होप इट इज क्लियर। और वही वो चैप्टर में आप देख सकते हो। एंड देन द लास्ट चैप्टर आई विल से, इसमें यस जितना बड़ा चैप्टर है, कम्युनिकेटिंग कॉर्पोरेट कल्चर, इनोवेटिव स्पिरिट्स एंड चेंज, डरने का नहीं। इन सब का मतलब क्या दिया, देखो कॉर्पोरेट कल्चर एक कंपनी के वैल्यूज, बिलीव्स और प्रिंसिपल्स उस कंपनी के कैरेक्टर और पर्सनैलिटी को बनाता है। कंपनी के लोग जिस तरह के वैल्यूज रखते हैं, बिलीव्स रखते हैं, वैसे कंपनी बनता है। और ये कल्चर जैसे जैसे एम्प्लॉइज चेंज होते जाता है वैसे वैसे कल्चर चेंज होगा, बिकॉज कॉर्पोरेट कल्चर उनके साथ जुड़े हुए लोगों से बनता है। और कल्चर के जो एलिमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशन का खुद के बारे में क्या ओपिनियन है, वो भी कल्चर को बताता है। देन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, टॉप लेवल में कौन है, मिडिल पे कौन है, लोअर पे कौन है, वो स्ट्रक्चर को, कल्चर को डिफाइन करता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल सिस्टम्स कैसा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या सेंट्रलाइजेशन है, पावर स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, ये भी उसके कल्चर को बताता है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों का क्या कहना है, स्टोरीज क्या कही जा रही है, लोग क्या धारणाएं रखते हैं, वो भी उसके कल्चर को डिफाइन करता है। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स है, बट लोगों का आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ओपिनियन आपके कल्चर को डिफाइन करेगा। और इसलिए कॉर्पोरेट कल्चर एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। काफी लोग, सुन लो, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसके कल्चर को समझते। आप जब आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइन हो जाओगे, उस वक्त आप जिस ऑफिस में जाओगे, आप सिलेक्ट भी होगे, आप वहां के लोगों से बात करोगे, कैसे है सर, अच्छे है, बॉस कैसा है, हेल्पफुल है, अच्छा, बाकी के लोग कोऑपरेटिव काम है, अच्छा। आप कल्चर को जानना चाहते हो। कॉर्पोरेट कल्चर ही ऑर्गेनाइजेशन को क्या देता है, डायरेक्शन। क्लियर है। रेसिस्टेंस टू चेंज, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज। आई होप यू कैन स्टडी दिस। लास्ट जो दिया, इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन में हम कहते हैं क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, फर्क है। क्रिएटिव मतलब क्या, जस्ट थॉट्स, इनोवेटिव मतलब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। उन्होंने कहा एक, जस्ट एक वर्ड कहता हूं, इन दिस एवर फास्ट चेंजिंग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इन दिस फास्ट चेंजिंग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, दैट पर्सन, लिसन, that person or that organization will always be successful which is always innovative। मतलब देखो, जब आप नए नए चेंजेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करोगे तब आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। इस इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर मैं स्टूडेंट्स को प्रोव देता हूं कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हर बार चेंज को क्या करती है, सपोर्ट करती है। चेंज मतलब ये तभी पॉसिबल है जब आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं ना, उनके क्रिएटिव थॉट्स को आप उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए वो स्पेस दो। इनोवेटिव मतलब क्या, क्रिएटिविटी को इंप्लीमेंट करना। क्रिएटिव सब है, इनोवेटिव बहुत कम लोग होते हैं। तो ये किसके ऊपर होता है, लीडर पर। अगर लीडर अपने एम्प्लॉयज को इनोवेटिव थॉट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्रिएटिव थॉट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए स्पेस देगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। उसके लिए लीडर के पास विजन होना चाहिए। लीडर को ऐसे टीम बनानी चाहिए जो क्रॉस फंक्शनल टीम हो। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पता है लीडर ऑटोक्रेटिक होता है, लीडर ग्रुप थिंकिंग में बिलीव करते हैं, अकेले व्यक्ति की नहीं सुनते। कई बार एक व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट होता है, उसकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन मिलता है, बट वैसा लीडर होना चाहिए जो उसे सपोर्ट करे। लीडर्स कई बार अपने खुद के, हम कह सकते हैं इनसिक्योर्ड फीलिंग से कि ही इज जूनियर टू मी, मैं उसकी बातों को कैसे सुनूं, इसकी वजह से भी इनोवेटिव थिंकिंग को दबाया जाता है। सो वी कैन से इनोवेटिव थिंकिंग के कुछ बैरियर्स भी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको ओवरकम करना होता है। तो ये इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन के तहत ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होता है। इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर लास्ट क्वेश्चन है इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसके दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। एक तो आता है शॉर्ट नोट ऑन इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा आता है बैरियर्स ऑफ इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन। दो अलग क्वेश्चन है, दोनों को अलग वे में प्रेजेंट करना है। क्लियर है? I can say communication is over. एंड एक चीज मैं सबको, देखो जो डीड्स और डॉक्यूमेंट्स उसको लेकर आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक चीज ध्यान दो प्लीज। मैं हर वक्त स्टूडेंट्स को ये कहता हूं, 4 या मिनिमम 4 मार्क के लिए 8 मार्क के लिए डीड्स और डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपके, सुन लेना प्लीज 2 मिनट के लिए दोस्तों, आखिरी का 2-3 मिनट है,
वर्चुअल स्टूडेंट जरूर मत, मैं आपके साथ हूं। ये देखो, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये जो डीड्स और डॉक्यूमेंट्स में जो दिखा रहा हूं, आपके एग्जाम में अभी तक हिस्ट्री है 2007 से, जब से सिलेबस लॉ एथिक्स कमीशन का डिफाइन हुआ है, तब से आज तक। तो आपका एग्जाम एक्सेप्शन नहीं हो सकता दोस्तों। तब से लेकर आज तक ये जो 14 क्वेश्चन लास्ट प्रेस रिलीजेस और 14 कंपोनेंट्स ऑफ पार्टनरशिप जो मैं बता रहा हूं, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। और इसको पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका है, जितना क्लासरूम नोट्स में लिख कर दिया है उतना ही करो। स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मॉडल्स को रेफर मत करो। इफ यू रीड डिफरेंट लैंग्वेजेस इन दिस, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सो यू हैव टू डिसाइड, आई विल रेफर ओनली द क्लासरूम नोट्स फॉर दिस। एंड अगेन मैं बता रहा हूं, सीक्वेंस प्रॉपर्ली फॉलो करो। इन 14 क्वेश्चंस को पेपर 15 मिनट पहले जब मिलता है, ध्यान दो 2 मिनट्स, जब आपको पेपर 15 मिनट पहले मिलता है ना, 15 मिनट पहले आपको हर वक्त क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर 5 क्वेश्चन पूछाते हैं, एक ऑप्शन रहता है हर बार, वो क्वेश्चन कोशिश करो पहले अटेम्प्ट करने की, बिकॉज उसमें इजी क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। या फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 4 से 5 मार्क के लिए करेक्ट इनकरेक्ट आते हैं। क्या आते हैं? करेक्ट इनकरेक्ट, 5 मार्क के लिए। और उसमें कहीं ना कहीं 4 मार्क का ये कम्युनिकेशन होता है। अगर आपने कम्युनिकेशन किया होगा तो आप बराबर लिख पाओगे, वरना उस केस में वो 5 मार्क के करेक्ट इनकरेक्ट जो आपको आउट ऑफ मार्क्स दिलाने वाले वो आपको मिलते नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं, कम्युनिकेशन का ये पार्ट 2 जो है, डेट्स और डॉक्यूमेंट्स को प्लीज डोंट निग्लेक्ट इट। एंड इफ यू आस्क मी द राइट वे टू स्टडी, मैं कहूंगा अगर मुझे घर में लॉ की पढ़ाई करनी है, सबसे पहले मैं कम्युनिकेशन के डीड्स, डॉक्यूमेंट जो अभी मैंने बताया, उनको एक बार खुद ड्राफ्ट करके कंप्लीट कर लूंगा। I'll draft it, complete it. उसके बाद नंबर 2, मैं कम्युनिकेशन के जो अभी 5 चैप्टर देखे ना, उसके नोट्स क्वेश्चन आंसर पैटर्न में बना लूंगा। देन नंबर 3, मैं एथिक्स में जाऊंगा, एथिक्स के 6 चैप्टर के नोट्स खुद ड्राफ्ट करूंगा। नहीं तो जो प्रिंटेड नोट्स प्रॉपर्ली मैं दे रहा हूं उसको मैं पढ़ूंगा, अगर वक्त नहीं है तो। I'll read it again, I'll try to practice it. And number 4, मैं कंपनी लॉ के केस स्टडीज जो बुक में दी है सर ने, वो बुक को प्लस जो मैंने लास्ट मिनट रिवीजन दिया 1 डे बिफोर द एग्जाम, उसको सामने रखकर, और केस स्टडीज सिर्फ कंपनी लॉ के रेगुलर क्लास के, उनका प्रैक्टिस करूंगा। मतलब मैं केस स्टडीज से प्रोविजन पर जाऊंगा, कंपनी लॉ के चैप्टर से केस स्टडीज पर नहीं जाऊंगा। अगर आपको लगता है आपको चैप्टर आता है, डायरेक्टली केस स्टडीज सॉल्व करो, नहीं आता है तो फिर चैप्टर एक बार पढ़ लो, दैट इज अ बेस्ट सॉल्यूशन। बट लास्ट में बिजनेस लॉ में पहले निगोशिएबल करूंगा, फिर मैं सीपीटी लेवल का कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आईपीसीसी लेवल, ये दोनों को करूंगा। और उसके बाद वक्त मिला तो लेबर लॉ को करूंगा। मतलब मैं कहूंगा लास्ट में सिर्फ रेगुलर बैच के लेबर लॉ के केस स्टडीज। लेबर लॉ में क्या आएगा? बोनस, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, इनके सिर्फ केस स्टडीज। मैं बोल रहा हूं प्रोविजन देखो भी मत, बिकॉज अगर आपने रेगुलर बैच के केस स्टडीज कर लिए तो सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस करोगे, और आपके एग्जाम में जो केस स्टडी आने वाला है ना, उन्हीं प्रोविजंस पर आने वाला है जो आपके रेगुलर बैच में दिए केस स्टडीज में। मतलब इसमें होता क्या, केस स्टडीज से जब आप करते हो ना, आप इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को ज्यादा करते हो। हम पढ़ के फिर केस स्टडीज करेंगे तो हम जो अनइंपॉर्टेंट पार्ट है उसको भी पढ़ते बैठते। आर गेटिंग माय पॉइंट? डिफरेंट टेक्निक। विद दैट नोट आई कैन से थैंक यू, ऑल द बेस्ट. And if you have any doubt, please, before we stop for the day, again, you can anytime WhatsApp me. I'll definitely solve your doubts through my audio message or through my written messages as per my convenience. Very important. As per my convenience. And please, this number has been given only for WhatsApp, not for calling. So please don't call me. It's very important. Thank you.